अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। और वैसे तो सबसे बड़ा मामला जो है वो बल्ले के निशान का ही है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी इस केस में कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जितनी समाअत हुई है उससे कोई अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि फ़ैसला आएगा क्या। बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई है उसमें पीटीआई को बड़ा टफ टाइम दिया गया है। और उसकी थोड़ी सी तफसील तो मैं बताती हूँ, लेकिन इसमें अगले व्लॉग पे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब कुछ ना कुछ फैसला भी आ चुका होगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि आज के रोज़ फैसला आएगा भी नहीं। ये फैसला शायद हफ्ते को आए मे बी, या फिर किसी अगली तारीख को, क्योंकि एक ही दिन में फैसला शायद कंक्लूड होता मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन हो भी सकता है कि आ जाए, यू नेवर नो व्हेन इट कम्स अबाउट काजी फायज ईसा। तो बहरहाल जी, बल्ले के निशान के ऊपर ख़तरे के जो अलामात थी, बादल जो मंडला रहे थे, वो मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिए थे। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर जनाब, एक अहम करारदाद फिर से सेनेट में मूव हुई है, जिसमें इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त की गई है या उसका एक डिमांड की गई है। तो उसके ऊपर बात करते हैं कि अभी भी ये इल्तवा के लिए चीज़ें क्यों हो रही हैं, और कुछ टिकट की तकसीम के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो सबसे पहले ज़रा बल्ले के निशान के ऊपर हो जाए बातचीत। जी, मैंने तो जब बहुत पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया, सब खुशियां मना रहे थे, तो उस वक्त मैंने आपको उसकी अहमियत बताते हुए कहा था कि अभी मुझे मुकम्मल इत्मीनान नहीं है कि ये बात जो है इसी तरह ख़त्म होगी। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा और वहाँ पर काजी फायज ईसा है ना। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हमें नज़र आ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब किस तरीके से पीटीआई के वकला को वहाँ पर बात नहीं करने देते, बार बार टोकते हैं, अपने ही सवाल सामने रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पर वैसे तो हामिद खान साहब इस केस को लेकर जाहिर है कि पहुँचे हैं जवाब देने के लिए पीटीआई की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको चैलेंज किया है। लेकिन उनका ये कहना था कि उन्हें नोटिस कल मिला है, अभी वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने उन पर ताबड़तोड़ सवालात की बारिश कर दी और कहा कि अगर आप इसको मुलतवी करना चाहते हैं तो हम मुलतवी कर देते हैं, लेकिन फिर हमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करना पड़ेगा। यानी ये साथ धमकी भी लगा दी कि भाई आज ही, या तो जैसी भी तैयारी है नहीं है, हमें इससे परवाह नहीं है, आज ही जवाब दो, वरना फिर हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देंगे। और जाहिर है कि उसका सीधा सीधा नुकसान फिर पीटीआई को ही होगा। इस पर चारों न चार उनको जवाब देने पड़े, और काफ़ी चीज़ों में फिर हामिद खान साहब चूँकि प्रिपेयर नहीं थे तो वो थोड़े से मुश्किल में भी आए। बानी रुकन है या नहीं, अकबर एस बाबर साहब, उसके ऊपर उनके पास शायद कोई कंप्लीट दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा बानी रुकन है, जबकि श्री मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट सर्कुलेट कर रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने बताया कि बानी रुकन में अकबर एस बाबर शामिल नहीं थे। और फिर ये भी सवाल उठा वहाँ पे कि क्या बानी रुकन को निकाला जा सकता है पार्टी से या नहीं निकाला जा सकता, जो पीटीआई का आइन है उसके तहत इलेक्शन हुए या नहीं हुए। फिर सारे सवाल ही उसी तरह के थे जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने पीटीआई को हत्तुल इम्कान ये बावर कराने की कोशिश की कि आपने एक गलत इलेक्शन कराया है। आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, आपने पेशावर में इलेक्शन क्यों नहीं कराया, आपने पार्टी का इलेक्शन ऐसी कोई अननोन जगह पे क्यों किया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि जाके वोट करना है। और इस तरह की अजीबोगरीब सी मंतक़ें वो रख रहे थे सामने। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये काम है उसे जज करना या नहीं करना, इसके ऊपर तफसीली बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि हामिद खान साहब ने पहले ही ये कहा कि वो मेंटेनेबिलिटी पे बात करना चाहते हैं कि काबिल समात है भी दरख्वास्त या नहीं। तो उसके ऊपर वो इस बात पे ही आ गए कि फिर तो हम आपको कहेंगे फिर आप भी पेशावर हाई कोर्ट ना जाते। तो बहरहाल बात ये कि जब किसी को आप आर्ग्यू अपना पूरा कंप्लीट ही ना करने दें, आर्ग्यूमेंट उसको बिल्ड ही ना करने दें अपनी बात, तो फिर किस तरीके से वो आपको किसी भी तरह कन्विंस करेगा। तो यही हो रहा था, सवाल पे सवाल हो रहा था, जवाब सुनने की जहमत नहीं हो रही थी। पूरी लड़ाई जिसको कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन को तो वकील करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खुद काजी फायज ईसा साहब ही इलेक्शन कमीशन के वकील बने हुए थे और मुस्तकिल उनकी तरफ से हमले किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर। तो बहरहाल जी, इसी तरह की समात एक्सपेक्टेड थी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, और यही हुआ। और अब आखिर में बैरिस्टर गौहर साहब तक बात पहुंची, तो उन्होंने फिर कोशिश की कि कुछ थोड़ा सा मामला सुलझाएं, लेकिन उनको ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था चीफ जस्टिस की तरफ से। और फिर अल्टीमेटली
सारी बातचीत होते होते हत्ता कि चीफ जस्टिस साहब को फॉरेन फंडिंग केस भी याद आ गया और सारी उनको वो बातें याद आ रही। लेकिन आखिर में फिर जस्टिस मियां मजहर साहब ने इस पर बात ज़रूर की कि क्या बाकी भी जमातों के इंतखाबात इसी तरह बिला मुकाबला होते हैं और इसी तरह से अनअपोज सबके सब हो जाते हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये तो चेक करके बताना पड़ेगा। हालांकि उन्हें अल्टीमेटली पता था इस बात का कि PMLN समेत बाकी तमाम पार्टीज़ में यही होता है इलेक्शंस में, और ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो रिकॉर्ड से चेक करके ही पता की जा सकती। लेकिन यहाँ पर काजी फायज ईसा समेत बाकी जज भी बिल्कुल मासूम बन गए कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है। वैसे उन्हें ये सब पता था कि असद उमर साहब अब सेक्रेटरी जनरल हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो उनको निकालने का या उनके रेजिग्नेशन के हवाले से कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। फिर जब वो के बेचारे कहते हैं कि जी हम वीडियो चला देते हैं, तो वो कहते हैं वीडियो को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं मानते, हम तो सिर्फ दस्तावेज को रिकॉर्ड मानते हैं। तो मतलब जब आप एक बंदा तैयार ही नहीं बैठा हुआ आपकी बात सुनने के लिए, तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है, आप उसके साथ क्या केस आर्ग्यू करेंगे। तो ये बहुत सारे लोग आज फिर वकला की तैयारी के ऊपर बात कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगैन कि बेहतरीन तैयारी भी हो, बेहतरीन, जब किसी को बात ही नहीं करने दी जा रही तो क्या बेचारा आपको जवाब देगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ रहा है सारा। लेकिन किस्सा मुख्तसर केस की समाअत इसी तरह से जारी है। मुझे नहीं लगता कि PTI को इसमें कोई रिलीफ मिलने वाला है, बल्ले के बगैर ही लगता है कि इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और आज की समाअत सारी जो है वो एक तरफा कार्रवाई की सूरत में हमें नजर आती है। बाकी देखते हैं कि उसके ऊपर अल्टीमेट फैसला आता है तो अगले वीलॉग में बात करेंगे, या फिर अगर समाअत की डेट आती है तो तब भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। लेकिन फौरी तौर पर मुझे नहीं नजर आ रहा कोई रिलीफ मिलता। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पार्टी निशानात के हवाले से जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें बल्ले का निशान कहीं भी नहीं है। उसमें हर निशान मौजूद है, बल्ले का निशान नहीं है। और ये बात पहले ही से तयशुदा है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। इसी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी की, अगरचे अभी तक तो पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया नहीं, तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो मौजूद है, तो उसके तहत तो आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर इम्प्लीमेंट करने की भी जहमत महसूस नहीं की। तो इस पर सब फिर सवाल उठाने में हक बजाने बैंक के क्या कोई फिक्स मैच है, क्या पहले से ये तयशुदा बात है कि बल्ले का निशान नहीं देना। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना तो बस एक फॉर्मेलिटी है, अल्टीमेटली तो यही बात तयशुदा है कि बल्ले का निशान नहीं होगा बैलेट पेपर। इसीलिए उन्होंने जो निशानात की फहरिस्त जारी की है उसमें बल्ले का निशान मौजूद नहीं है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़रूर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर नोटिस भी हो गए हैं। लेकिन ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा, कल कलां को जब फैसला ही बल्ले के खिलाफ आ जाएगा तो वो कह देंगे कि जनाब हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रुजू कर लिया था इसलिए हमने आपके फैसले पे अमल नहीं किया था। तो ये सारी उसमें तवज्जो आ जाएगी, तो उसका कोई ख़ास ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। एक और अहम खबर पेशावर हाई कोर्ट से ये है जनाब कि वहाँ पर एक रोज़ पहले PTI के उम्मीदवार आफ्ताब आलम को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में आज जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों, किस तरह, कैसे गिरफ्तार कर लिया आपने, आप अजीब लोग हैं, पूरी नफरी लेकर यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जब कोई यहाँ पे बंदा आता है आप उसको पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चंद किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्द मौजूद हैं, वहाँ नहीं आप जाते। तो ये फिर उन्होंने सुनाया ठीक ठाक उन्हें। फिर उसके बाद जो आफ्ताब आलम साहब हैं उनकी चूँकि मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत हो चुकी थी तो पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। उनके रिहा होने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो वीडियो उनकी आई है सामने, वो बहुत ही अगेन अलार्मिंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्हें एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर सारी रात उनको टॉर्चर किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको घसीटा गया, उनको तशद्दुद करके ये कहा जाता रहा कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, PTI का साथ छोड़ दें। ये अब उनका दावा है कि ये सारा वाक़या उनके साथ पेश आया है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन कहानी फिर वही नज़र आती है। तो अब इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुतालबा किया जाना चाहिए कि आप पहले यही कह रहे थे ना कि जो बंदा गया होता है, अगवा होता है, वो खुद सामने नहीं आता, तो हम किसी के अपने खुद जो केस लेके अपना ना आए उसके बिहाफ पे कैसे केस लड़ें। तो अब एक बंदा आया है ना सामने, उसने तो बोला है, तो बुलाएं आप उसको अदालत में और पूछें उससे कि कौन ले गया भाई तुम्हें, करें इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि किधर आपने किसके हवाले किया। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि काजी फायज ईसा साहब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आंखें बंद किए रखेंगे। तो बहरहाल आफ्ताब आलम साहब ने ये जो इंकशाफ किया है, ये तमाम बाकी जो टिकट होल्डर हैं PTI के, जिनको अभी टिकट जारी हुए हैं,
उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है और एक आप समझ लीजिए कि उनके लिए एक तंबी भी है कि भाई वार्निंग भी है कि आपको टिकट चूँकि जारी हो चुके हैं तो अब आप सेफ नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि आप फिर सेफ हेवन्स में चली जाएं। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर वो बेचारे सेफ हेवन में चले जाएंगे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो ये एक हर तरफ से पीटीआई का जो एक टाइट सिचुएशन है, शिकंजा कसा जाने वाला मामला है, वो आपको हर तरफ से नजर आता है। या तो लड़ने नहीं देना, कोई लड़ने आ जाए तो उसको मारो पीटो वाह कर लो, अगर वो फिर भी खड़ा है साथ तो फिर उसको बिल्कुल ही लापता कर दो या उसकी फैमिली तक पहुंच जाओ, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो आखिर टूट ही जाएगा, आखिर इंसान ही होगा। तो ये अब सारी जो किस्सा कहानी है, उसके बाद इसमें अब क्या बंदा मजीद बात करे, जब इस तरह मुंह जोर तरीके से ही ताकतवर सामने आ जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। तो बहरहाल जी, ये तो आफ्ताब आलम साहब की कहानी थी। अब आपको बताते हैं कि सेनेट में आज एक और करारदाद मूव हुई है और ये करारदाद है सेनेटर हिदायतुल्लाह की तरफ से, और ये आज़ाद पार्लिमानी जो ग्रुप है उन्होंने मूव की है। और इसमें अगेन ये इस्तदा की गई है कि जी इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं। तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले भी एक करारदाद इसी तरह की मंजूर भी हो गई थी इवन सेनेट से, और 14-15 ही मेंबर्स थे, उन्होंने ही इसको मंजूर कर लिया था और उसमें भी यही इस्तदा की गई थी, मुतालबा किया गया था कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो इसलिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। तो अब ये दोबारा से इस किस्म की जो चीज़ हुई है उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये फिर दोबारा से एक बैकअप प्लान भी रखा हुआ है कि अगर बिल्कुल चीज़ें फिर भी हाथ में ना हुई तो किसी भी चीज़ को जवाज़ बनाकर इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है। तो साथ साथ ये थोड़े थोड़े टेस्टर भी जो हैं ये भी छोड़े जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस किस्म का एक जिसको कहते हैं ना कि लिटमस टेस्ट होता है वो भी किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन मुलतवी होने की बात हो तो उसके ऊपर फिर क्या रिएक्शन आता है, क्या होगा। तो ये अब चीज़ें भी आपको जो है वक्तन फ़वक्तन बीच में नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये बैट का निशान का फैसला हो जाएगा और उसके बाद चूंकि ये खिलाफ हो जाएगा अगर पीटीआई के, तो फिर शायद पीएमएलएन थोड़ी हिम्मत कर ही ले मैदान में आने की, वरना तो अभी तक उनका प्रॉब्लम ये है कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि सामने भी आए, मैदान में भी आए। तो इससे शायद फिर उनको थोड़ा सा एक लाइफलाइन मिले कि चलो भाई अब हम शायद मुकाबला कर ही लें थोड़ा बहुत, तो फिर हो सकता है इलेक्शन हो भी जाएं। लेकिन अभी भी सारी ऑप्शंस जो हैं उनको खुला रखा गया है, कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। एक जो क्राइसिस जुडिशल बहरान का है वो जो एक दस्तक दे चुका है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि स्टिल अभी वहाँ पे भी सब अच्छा नहीं है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लास्टली जनाब मैं आपको बता दूं कि कप्तान ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है वो बड़ी ज़रूरी है डिस्कस करना, जिसमें इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जेल के अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है कि ख़बर कि उन्होंने जो बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि जी मुझे कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें तो आपके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो अभी आपने रिसेंटली जरदारी के, नवाज़ के, सबके केसेस ख़त्म होते देखे हैं, तो ये बेसिकली एक पैगाम दिया गया कि अगर इस तरह की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के करप्शन केसेस भी हम बिल्कुल ड्राई क्लीन करके ख़त्म कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो आप भी अगर सर निगू कर दें, माफ़ी मांग लें और ताबेदारी उसी तरह से कर लें जैसे बाकी लीडर्स कर रहे हैं, तो आपके साथ भी कोई नरमी की जा सकती है। ये इमरान खान साहब का क्लेम है जो रिपोर्ट हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा लेकिन मेरा जवाब यही है कि मैं मौत को कबूल कर लूँगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि 9 मई में तो उल्टा मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये तो मेरे खिलाफ सारी साजिश की गई, यानी गिरफ्तार भी मुझे किया गया और तौहीन भी जिस अंदाज से हुई वो भी सब हुआ। उसके बाद फिर उनकी पार्टी पे क्रैकडाउन भी 9 मई के खिलाफ हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा उल्टा मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो मुझसे ही उल्टा कहा जा रहा है कि जी आप माफ़ी मांगे। भाई मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि 9 मई के ऊपर एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशल कमीशन के थ्रू, जिसमें फिर सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये साजिश किसने की और किसके खिलाफ की। एक तरफा तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये पीटीआई ने किया है और ये नहीं बताया जा रहा कि असल में ये पीटीआई के खिलाफ साजिश हुई है। तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इससे एक दो बातें पता चलती हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब के साथ अभी भी कोई मैसेजिंग हो रही है, कोई राब्ता हो रहा है, किसी तरह से उनको भी कोई ना कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा है स्टिल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है अगर ये भी कोई रिसेंट पैगाम के हवाले से खान साहब ने बात की है। और दूसरा इससे ये भी पता चलता है कि खान साहब स्टिल अपनी बात पे अड़े हुए हैं और वो वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे वो जेल जाने से पहले रुके हुए थे। यही बात उन्होंने कुछ दिन पहले भी बात की है कि बाजवा साहब ने भी उन्हें यही कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ आप बात ना करें
और ये सारी चीज़ों पे खामोश हो जाएं, एहतजाज ना करें, तो फिर हम आपको देख सकते हैं, आपके लिए स्पेस भी निकालेंगे, लेकिन अदरवाइज़ हम आपको 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। तो एक धमकी नुमा सा मशवरा और ऑफ़र जो थी वो बाजवा साहब ने बकौल इमरान खान साहब उन्हें दी थी। तो इसका मतलब है कि ये एक कंटिन्यूसली जो इमरान खान साहब का एक मूवमेंट चल रही है और जो एग्रेसिव स्टांस है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उसी के अगेंस्ट इतना ज़्यादा हमने ये जुल्म और ज़्यादती होती देखी है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, वर्कर्स के साथ हुई है, बल्कि अवाम के साथ भी हुई है। अवाम के साथ साथ रियासत पाकिस्तान के साथ भी हुई है, उसके इदारों के साथ भी हुई है। जो आपने अपना एतबार खोया है, जो इदारों ने अपना एतबार खोया है, जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई है, जिस तरीके से सिस्टम सारा बिल्कुल नंगा होके सामने आ गया है, तो ये सब देखते हुए आपने मुल्क का बड़ा नुकसान कर दिया। ये सिर्फ PTI या इमरान खान का नुकसान नहीं है, ये आपने जो इस सारे के करते हुए जो कुछ एक्सपोज कर दिया है, ये बड़ा ऐसा एक अलमिया है कि जिसके बाद अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन है मुल्क में, जिसके बाद कोई सर्टेनिटी का नामो निशान नहीं आ सकता जब तक कि ये चीज़ें जो हैं सारी हील ना हो जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।